अर्थशास्त्र के पूर्व आवश्यक गणित के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, इसके पूर्व के 2 वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब के इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आशा आपने उन्हें देखा होगा और बहुत ही बेसिक लेवल की जो गणितीय आवश्यकताएं होती हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में, उन पर आपका ध्यान गया होगा और ज़रूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फलन और रेखा चित्र की अर्थशास्त्र में अनिवार्यता। फलन और रेखा चित्र के संदर्भ में मैंने यह देखा है कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, एक तो डर गणित से खुद ही होता है, गणितीय संक्रियाओं से होता है, और उसके बाद जब ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ खिंच जाती हैं और उनसे आर्थिक नियमों के कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करके लिखे जाते हैं या उसे बताया जाता है, तो अर्थशास्त्र का भय और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सैद्धांतिक अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में देखा जाए तो कोई भी शायद ही ऐसी पुस्तक हो जिसके हर अध्याय में रेखा चित्र न छपे हो। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी इन रेखा चित्रों को इनकी व्याख्या सहित रटकर परीक्षा के लिए काम चलाऊ अध्ययन कर लेते हैं और बस इतने से ही उनके अर्थशास्त्र के ज्ञानार्जन की इतिश्री हो जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के फलनात्मक संबंधों के रेखा चित्र का ज्ञान होना चाहिए। किस प्रकार का रेखा चित्र ऋणात्मक या धनात्मक ढाल का होता है, क्या एक दिए गए रेखा चित्र की ढाल स्थिर है या परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है तो बढ़ रही है या घट रही है, क्या रेखा चित्रों की वक्रीता में भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ये सारी बातें अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को सहज ही ज्ञात होनी चाहिए। और विद्यार्थियों को ये बात अपने मस्तिष्क में नहीं आने देनी चाहिए कि फलन या उनके रेखा चित्रों का अध्ययन केवल गणितीय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। नहीं, अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं, सैद्धांतिक पेपर पढ़ते हैं, तो हर एक चैप्टर में उससे रिलेटेड, उसके आर्थिक नियम से रिलेटेड चित्र होते ही होते हैं। अब चित्रों में भी कुछ वर्ग होते हैं, अगर हम उन वर्गों को समझ लें तो काम आसान हो जाएगा। तब हम हर एक आर्थिक नियम के रेखा चित्र में पैटर्न भी पाना शुरू कर देंगे कि अगर रैखिक है तो उसके सारे गुण एक ही जैसे होंगे, वक्रीय है कैसी ढाल का, घटती हुई बढ़ती हुई, और ढाल में भी परिवर्तन की दर कैसी है, ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। अगर हम इन्हें अलग से समझ लें रेखा चित्र को, तो जब हम आर्थिक नियमों के अंतर्गत रेखा चित्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के जो इन्फ्रेंसेस हैं वो हम खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। तो अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यायवार अध्ययन करने से पूर्व हम फलनों और उनके रेखा चित्रों का भी अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र फलनात्मक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। बच्चों, जो हमारा अर्थशास्त्र का जो सैद्धांतिक अर्थशास्त्र कहा जाए, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं बेसिकली, उसको अगर हम देखें तो यह जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक नियमों का ही संकलन कहा जा सकता है। और सिद्धांतों में देखें तो सभी नियम जो भी हैं हमारे, वो एक कारण परिणाम संबंध ज़रूर मिल जाता है। जैसे मांग का नियम देख लिया जाए। अब मांग के नियम को कहता क्या है? मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण कम या ज़्यादा होती है। मतलब मांग का जो कोई भी स्तर है वो उसके मूल्य का परिणाम होगा, उस वस्तु की मूल्य का परिणाम होता है। अर्थात मांग एक परिणाम है जिसका कारण मूल्य होता है। तो ये बन गया एक कारण परिणाम संबंध। और जो ये कारण परिणाम का संबंध होता है, इसी को फलनात्मक संबंध कहते हैं। कारण को स्वतंत्र चर भी कहते हैं, परिणाम को ही फलन भी कहते हैं। अब ये बात बच्चों को समझने में मैं देखता हूँ कई बार सत्र निकल जाता है, उन्हें ये फलन क्या है यही बात नहीं समझ पाते हैं। बहुत बेसिक सी बात, फलन को आप एकदम मैथमेटिकल जो उसकी परिभाषा है, गणित के जो विद्यार्थी पढ़ते होंगे, उस परिभाषा को निकाल दीजिए अपने दिमाग से और
क्योंकि वो रिलेशन और जो भी समुच्चय के अंतर्गत वो पढ़ा जाता था वेन डायग्राम बना करके, फिर उसके बाद फंक्शन, वो यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप फलन को सिर्फ एक परिणाम के रूप में देखिए जिसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो जो फलन है वो एक तरह से कारण पर निर्भर करता है, इसीलिए फलन को हम आश्रित चर भी कहते हैं, और परिणाम तो यह ही है। और जिस कारण पर यह निर्भर करता है तो उस कारण को हम स्वतंत्र चर कहते हैं। बस इतनी सीधी सी बात है। तो इस प्रकार फलनात्मक संबंध को हम देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखा भी सकते हैं, लिख सकते हैं कि आश्रित चर है वो स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, और इसी संबंध को हम फलनात्मक संबंध कहते हैं, या परिणाम या फलन अपने कारण का एक फंक्शन या फलन है, परिणाम है। तो यह एक तरीका है उसे व्यक्त करने का। तो चर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चलायमान, अर्थात चर अपनी परिभाषा के अनुसार विभिन्न मान धारण कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये एक चर है। इसी प्रकार किसी दिन विशेष पर कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का वजन, ये एक अन्य चर हो सकता है। तो यहाँ चर अब आप देखिए कोई चिन्ह के रूप में नहीं, विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यार्थियों का वजन, यह एक चर कहला रहा है। इसी प्रकार हम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक हैसियत का अगर अध्ययन करना चाहें तो विद्यार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय, ये भी एक प्रकार का चर हो जाएगा। अब आप विद्यार्थी स्वतः विचार करें कि क्या एक कक्षा में प्रतिदिन की विद्यार्थियों की उपस्थिति एक बराबर होती है, या ये बदलती रहती है? निसंदेह ये बदलती रहती है, इसीलिए ये एक चर है। अब इसी प्रकार कक्षा के सभी विद्यार्थियों का वजन एक बराबर नहीं हो सकता, ना ही सभी विद्यार्थियों की आर्थिक हैसियत एक समान हो सकती है, अर्थात इन सभी के मान अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होंगे, इसीलिए ये सब चर कहलाते हैं, यानी बदलते रहते हैं। अब सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि चरों को ऐसे वाक्यांशों में, जैसे विद्यार्थियों की उपस्थिति या विद्यार्थियों का वजन या पारिवारिक वार्षिक आय, इस प्रकार के वाक्यांश न लिख करके हम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों द्वारा दर्शा देते हैं। जैसे विद्यार्थियों की उपस्थिति को स्टूडेंट्स अटेंडेंस की समानता के क्रम में ए से प्रदर्शित कर देने में कोई बुराई नहीं है, ए से किया जा सकता है। बच्चे चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, बस उसे डिफाइन करना पड़ता है। आप जिस भी तरह हम इसे चाहें तो ए की बजाय एक्स से प्रदर्शित कर दें, तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स विद्यार्थियों की उपस्थिति है। तो ये ध्यान रहे कि हम चिन्ह कुछ भी ले लें, बस उसकी व्याख्या जरूर कर दें, कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर कर दें। तो ज़्यादातर तो एक्स वाई जेड का गणित में प्रयोग होता ही होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंग्रेजी वर्णमाला, उस जो भी वाक्यांश है उसको अंग्रेजी में जो भी शब्द से प्रदर्शित किया जा रहा होगा, उसका पहला यानी इनिशियल वो ले लिया जाता है और उसी को चर के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे विद्यार्थियों के वजन को अगर करना हो, स्टूडेंट्स वेट, तो इसको W से कर दिया जाए तो एक चिन्ह हमें मिल गया। इसी प्रकार पारिवारिक वार्षिक आय को अगर हमें दिखाना है यानी फैमिली इनकम, तो इसको I से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक संगत चिन्ह ढूंढ लेते हैं। प्रायः गणित में एक्स वाई जेड से ही चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं, चरों को प्रदर्शित करते हैं। तो वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो परिभाषा इसी प्रकार से दे दी जाती है। अब फलन के रूप में चर ही तो हैं ये, कारण परिणाम संबंध को व्यक्त करने के लिए चर का ही तो प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कई अन्य चरों पर निर्भर कर सकती है, यहाँ कारण परिणाम संबंध देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ चर को बता रहे थे कि विद्यार्थियों की उपस्थिति एक चर है, लेकिन विद्यार्थी की उपस्थिति को अगर हम यह देखना चाहें कि यह किस चीज़ पर निर्भर करती है, यानी इसको हम एक परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं, यानी इसको एक फलन के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। तो किस पर निर्भर करती है? हो सकता है जैसे महाविद्यालय पहुंचने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, तो इसकी उपलब्धता एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन नियमित होता है कि नहीं होता है, यह एक अन्य कारण हो सकता है। या महाविद्यालय
द्वारा उपस्थिति हेतु कितनी कड़ाई बरती जाती है, यह भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति इन सभी चरों पर निर्भर कर सकती है। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होंगे, और भी हो सकते हैं, आपके सोचने के ऊपर है। इस प्रकार के आपको तमाम कारण परिणाम संबंधों के बारे में सोचना चाहिए और उसको फलन के रूप में लिखना चाहिए। तो होता क्या है, अब फलन के रूप में इसे अगर लिखना चाहें तो हमने बात की थी कि कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति किन किन कारणों पर निर्भर करती है। तो उपस्थिति जिन कारणों पर निर्भर करती है वो हैं यातायात साधनों की उपलब्धता, कक्षाओं का नियमित संचालन, उपस्थिति हेतु कड़े नियम इत्यादि। तो ये जिन कारणों पर निर्भर करती है, ये कारण जो हैं यही हम स्वतंत्र चर कहेंगे। और जिसको हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर वो परिणाम के रूप में है, यानी यही फलन है। तो अटेंडेंस का ए यहाँ पर चिन्ह के रूप में दिखा दिया, इज ए फंक्शन ऑफ TPS। अब टी क्या है, यातायात के साधनों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टी ले लिया। पी क्या है, कक्षाओं के नियमित संचालन यानी पंक्चुअलिटी के लिए ले लिया। एस क्या है, स्ट्रिक्टनेस यानी कड़ाई कितनी है कक्षाओं को लेकर, इसके लिए ले लिया। तो इस प्रकार विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में तमाम कारण परिणाम संबंधों को खुद से आइडेंटिफाई करें और उनको चरों के रूप में वर्णित करें कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर कर सकती है। तो जो चीज़ निर्भर कर रही है वो परिणाम है, उसको हम फलन के रूप में लिखें, और स्वतंत्र चर यानी जिन पर वो निर्भर करते जो कारण है उनके रूप में लिख के ऐसे फलनात्मक संबंध बनाए। सिर्फ हमें इस रूप में लिख देना, यही फलनात्मक संबंध को दर्शाने का तरीका हो जाएगा। तो ऐसे आप खूब सारे प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे ये कुछ भी, आप आज थक गए तो क्या कारण हो सकते हैं कि आप थक गए, तो हमारे थकने के कारण जो जो है वो स्वतंत्र चर हो गए, और आपकी थकावट एक परिणाम है, ये एक फलनात्मक संबंध बन जाएगा। और अर्थशास्त्र में कुछ नहीं किया जाता, इसी तरह के तमाम फलनात्मक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, वही नियम बन जाते हैं और ये हमारे अध्ययन की विषय वस्तु हो जाती है। तो आशा है कि आप फलन के संदर्भ में, चरों के संदर्भ में जाने होंगे, लेकिन रेखा चित्र अभी भी छूट रहा है, इसको हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में शामिल करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।